हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो हिंदी प्रैक्टिस सेट की क्लास को आज हम शुरू करते हैं। ठीक है, इससे पहले भी 2-3 क्लासेस इस पर आ चुके हैं, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। आज एक ही क्लास में केवल 50 प्रश्न रहेंगे, परंतु सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और प्रश्नों को डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि उसे हमें सुधारने में मदद मिल सके। तो चलिए फिर देखते हैं पहला प्रश्न। रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल। ठीक है, रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल। काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति है भिखारी दास की। यह पंक्ति है भिखारी दास की। भिखारी दास एक रीतिबद्ध शाखा के कवि रहे। भिखारी दास रीतिबद्ध शाखा के कवि रहे। ठीक है, रीतिबद्ध शाखा के कवि रहे भिखारी दास। इनके द्वारा प्रसिद्ध ग्रंथ है भिखारी दास द्वारा रचित। जिन ग्रंथों के बारे में पूछा जा सकता है वह है रस सारांश, रस सारांश। ठीक है, रस सारांश। इसके अलावा काव्य निर्णय, काव्य निर्णय, काव्य निर्णय, शतरंज शतिका, शतरंज शतिका। ये कुछ महत्वपूर्ण से ग्रंथ हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है, जो कि भिखारी दास द्वारा रचित है। रस सारांश, काव्य निर्णय, शतरंज शतिका। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जिन कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है, उन्हें क्या कहा जाता है? जिन कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है, उन्हें रीतिसिद्ध कवि कहा जाता है। उन्हें रीतिसिद्ध कवि कहा जाता है। रीतिसिद्ध कवि में खास तौर पर बिहारी का नाम लिया जाता है। ठीक है, रीतिसिद्ध कवि के तौर पर अगर हम लोग काफ़ी जानते हैं जिनके बारे में, तो वो बिहारी हैं। परंतु अगर बिहारी के अलावा कुछ अन्य रचनाकारों की बात करें जो रीतिसिद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं, तो वे हो जाएंगे रसनिधि। ठीक है, रसनिधि, रसनिधि, नृपशंभु इत्यादि। परंतु इनके बारे में उतना नहीं पूछा जाता है जितना बिहारी के बारे में पूछा जाता है, और बिहारी एक रीतिसिद्ध कवि है। आगे बढ़ेंगे। कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है? काव्य निर्णय, रामचंद्रिका, रस रहस्य, ललित ललाम। तो रामचंद्रिका यह लक्षण ग्रंथ नहीं है, जिसके रचयिता रहते हैं केशवदास। रामचंद्रिका के रचयिता कौन रहे? केशवदास। रामचंद्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, काफ़ी प्रश्न आते हैं इससे। यह एक प्रबंध काव्य है जिसमें कितने सर्ग है? कुल 39 सर्ग है। ठीक है, रामचंद्रिका में कुल 39 सर्ग है और यह एक प्रबंध काव्य है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है। किस रचनाकार ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। काव्य निर्णय किनका ग्रंथ है? अभी थोड़ी देर ही पहले बताया था मैंने, भिखारी दास का। काव्य निर्णय भिखारी दास द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। रस रहस्य के रचयिता कौन रहते हैं? तो कुलपति मिश्र। रस रहस्य के रचयिता रहे कुलपति मिश्र। ललित ललाम के रचयिता रहते हैं मती राम। ललित ललाम के रचयिता रहे मती राम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास को। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। रामचंद्रिका लिखने के कारण केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? रामचंद्रिका लिखने के कारण केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने कहा है, आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। आगे बढ़ेंगे। अगला हमें सुमेलित करना है। कविकुल कल्पतरु किनकी रचना है? तो चिंतामणि। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। ललित ललाम के रचयिता रहते हैं मतीराम। ललित ललाम के रचयिता रहे मतीराम। शिवा वावनी के रचयिता रहे भूषण एवं काव्य निर्णय के रचयिता रहे भिखारी दास। ठीक है, कविकुल कल्पतरु, चिंतामणि, ललित ललाम, मतीराम, शिवा वावनी, भूषण, काव्य निर्णय, भिखारी दास। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? कविकुल कंठाभरण दूल्हा की रचना है। कविकुल कंठाभरण दूल्हा की रचना है। रस सारांश भिखारी दास की रचना है। श्रृंगार सागर किनकी रचना है? श्रृंगार सागर आलम की रचना नहीं है। ठीक है, श्रृंगार सागर आलम की रचना नहीं है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। श्रृंगार सागर के रचयिता रहते हैं मोहनलाल मिश्र। श्रृंगार सागर के रचयिता रहे मोहनलाल मिश्र। श्रृंगार सागर के रचयिता कौन रहे? मोहनलाल मिश्र। श्रृंगार सागर के रचयिता रहे मोहनलाल मिश्र। आगे बढ़ेंगे।
इनमें से घनानंद रचित पंक्ति कौन सी है? घनानंद द्वारा रचित निम्न में से पंक्ति कौन सी है? अंग अंग नग जगमती दीपशिखा सी देह, वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, करी की चुराई चाल सिंह की चुराई लंक, लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। निम्न में से घनानंद द्वारा रचित पंक्ति कौन सी है? तो लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। ये आपकी किन की पंक्ति है? तो घनानंद की पंक्ति है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जुवती जुवती जोन में मिली, जुवती जोन में मिली गई, नैक न होती लखाए। जुवती जोन में मिली गई, नैक न होती लखाए, सौंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाए। ठीक है। प्रस्तुत दोहे में कौन सी नायिका का चित्रण हुआ है? प्रस्तुत दोहे में कौन सी नायिका का चित्रण हुआ है? तो शुक्ल भिसारिका नामक नायिका का चित्रण हुआ है। यह दोहा बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया। ठीक है। यह दोहा जो है यह बिहारी सतसई से लिया गया है। बिहारी सतसई से लिया गया यह दोहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदुन की चोटी राखी है सिपाहिन की, कांधे में जनेऊ राखियो, माला राखी घर में। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता कौन रहे? हिंदुन की चोटी राखी है सिपाहिन की, कांधे में जनेऊ राखियो, माला राखी घर में। उपर्युक्त पंक्ति के रचयिता कौन रहे? तो इस पंक्ति के रचयिता रहे भूषण, कवि भूषण। ठीक है, भूषण। यहाँ शिवाजी महाराज के, ठीक है, शिवाजी महाराज के बारे में बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमें सुमेलित करना है। तो मतीराम की रचना निम्न में से कौन सी होगी? ललित ललाम। मतीराम की रचना है ललित ललाम। चिंतामणि की रचना निम्न में से कौन सी हो जाएगी? काव्य विवेक। चिंतामणि की रचना है काव्य विवेक। देव की रचना कौन सी है? भाव विलास। देव की रचना हो गई भाव विलास। कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य। मतीराम, ललित ललाम, चिंतामणि, काव्य विवेक, देव, भाव विलास, कुलपति मिश्र, रस रहस्य। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है? रास पंचाध्यायी नंददास, हित तरंगिनी सेनापति, विज्ञान गीता केशवदास, ध्यान मंजरी अग्रदास। हित तरंगिनी जो रचना है यह सेनापति द्वारा रचित न होकर के किन की रचना है? हित तरंगिनी, तो कृपाराम। हित तरंगिनी की रचयिता रहे कृपाराम। हित तरंगिनी की रचयिता कौन रहे? कृपाराम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो गुणों पर आधारित विशेष प्रकार की पद रचना, अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं, सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित रचनाएं, वैदर्भी, गौड़ी आदि रीतियों की व्याख्यापरक रचनाएं। तो रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट स्टोरी के लिए कहानी पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्रेमचंद ने। छायावाद की महत्वपूर्ण कृति कामायनी में कुल कितने सर्ग है? 15। छायावाद की महत्वपूर्ण कृति कामायनी में कुल कितने सर्ग है? 15। प्रकाशन वर्ष रहता है 1935। किसिम किसिम की कविता नामक लेख के रचयिता कौन रहे? किसिम किसिम की कविता नामक लेख के रचयिता रहते हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त। कवि बच्चन ने अग्निपथ शब्द का प्रयोग किसके प्रतीक स्वरूप किया? कवि बच्चन ने अग्निपथ शब्द का प्रयोग किसके प्रतीक स्वरूप किया है?
कांटों की डगर का, अग्नि के सफ़र का, जीवन की कठिनाइयों का, कुत्सित मनोवृत्तियों का। तो जीवन की कठिनाइयों का। कवि बच्चन ने अग्निपथ शब्द का प्रयोग जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक स्वरूप, अग्निपथ शब्द का प्रयोग जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है। निम्न में से जैनेन्द्र कुमार की रचना कौन सी है? तो इनमें से जैनेन्द्र कुमार की रचना निम्न में से है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से जैनेन्द्र कुमार की रचना कौन सी है? पापा खो गए, मिठाई वाला, चिड़िया की बच्ची या फिर दादी माँ। तो जैनेन्द्र कुमार की रचना है इनमें से चिड़िया की बच्ची। जैनेन्द्र कुमार की रचना कौन सी हो गई? चिड़िया की बच्ची। इसके अलावा जैनेन्द्र कुमार की कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे या फिर कहें तो कहानी। ठीक है, कहानी कौन सी है? जैनेन्द्र कुमार की अन्य महत्वपूर्ण कहानियाँ जैसे फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या। ठीक है, फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, ये अन्य कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ रही जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित। पापा खो गए किनके द्वारा रचित कहानी है? तो विजय तेंदुलकर। पापा खो गए विजय तेंदुलकर द्वारा रचित रचना है। मिठाई वाला के रचयिता कौन रहे? भवानी प्रसाद वाजपेयी। मिठाई वाला के रचयिता रहे भवानी प्रसाद वाजपेयी। मिठाई वाला के रचयिता रहे भवानी प्रसाद वाजपेयी। दादी माँ के रचयिता कौन रहे? तो शिव प्रसाद सिंह। दादी माँ के रचयिता रहे शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पापा खो गए विजय तेंदुलकर, मिठाई वाला भवानी प्रसाद वाजपेयी, दादी माँ शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न, दलित साहित्य अनुभव संघर्ष और यथार्थ के रचयिता कौन रहे? दलित साहित्य अनुभव संघर्ष और यथार्थ के रचयिता कौन रहे? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 2013। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद जी की रचनाओं के विषय में कौन सा कथन असंगत है? प्रसाद जी की रचनाओं के विषय में कौन सा कथन असंगत है? जयशंकर प्रसाद प्रारंभ में कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में रचना करते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। चित्तवृत्तियों का कथानक के पात्र के रूप में अवतरण इस काव्य की अन्यतम विशेषता है। जयशंकर प्रसाद को कामायनी लेखन की प्रेरणा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त हुई, ऐसा माना जाता है। तो जयशंकर प्रसाद के विषय में यहाँ पे कौन सी कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के विषय में तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है, यह जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के विषय में सही नहीं है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास नहीं कहा है, बल्कि नंद दुलारे वाजपेयी ने ऐसा कहा है। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जगह पे क्या हो जाएगा? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष श्रुत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष श्रुत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो लज्जा सर्ग से ली गई है यह पंक्ति। ठीक है, कामायनी में कितने सर्ग है? कुल 15 सर्ग है, जिनमें से लज्जा सर्ग से यह पंक्ति ली गई है। चीवर उपन्यास के रचयिता कौन रहते हैं? तो रांगे राघव। चीवर उपन्यास के रचयिता रहे रांगे राघव। इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1951। ठीक है, 1951। इसके अलावा यह है एक ऐतिहासिक उपन्यास रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे संग की औरतें शीर्षक से युक्त संस्मरणात्मक लेखक कौन है? मेरे संग की औरतें शीर्षक से युक्त मेरे संग की औरतें नामक संस्मरणात्मक लेख के रचयिता कौन रहे? साधारण भाषा में बेवजह के शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, जहाँ से प्रश्न लिया मैंने। मेरे यहाँ पे इसको साधारण भाषा में भी, साधारण शब्द में ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरे संग की औरतें नामक संस्मरणात्मक लेख के रचयिता कौन रहे। ठीक है, तो इसके रचयिता रहते हैं मृदुला गर्ग। इसकी रचयिता कौन रही? मृदुला गर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो आश्रय। जिसके हृदय में भाव होता है उसे आश्रय। ठीक है, उसे आश्रय कहेंगे। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? विभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? जुगुप्सा। जिसको सुनने पर घृणा का भाव उत्पन्न हो
वही वही आपके मतलब जुगुप्सा भाव कह सकते हैं उसे, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा शोक। करुण रस का स्थायी भाव हो गया शोक। निम्न में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? संचारी भाव निम्न में से नहीं है। रोमांच संचारी भाव नहीं है। रोमांच किसके अंतर्गत आ जाएगा? सात्विक भाव के अंतर्गत आ जाएगा। रोमांच एक सात्विक भाव है। रोमांच एक सात्विक भाव है। अगला है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें है अद्भुत रस। इसमें है अद्भुत रस। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। कबहू समुझी वन गमन राम को रही चकी, कबहू समुझी वन गमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी, पंक्ति में कौन सा सात्विक अनुभाव है? तो इस पंक्ति में स्तंभ नामक सात्विक अनुभाव है, ठीक है। स्तंभ नामक सात्विक अनुभाव है। स्तंभ का अर्थ क्या हुआ? तो प्रसन्नता, लज्जा, व्यथा आदि के कारण शरीर के चेष्टाओं का अपने आप रुक जाना स्तंभ सात्विक अनुभाव कहलाएगा, ठीक है। प्रसन्नता, लज्जा, व्यथा आदि के कारण शरीर के चेष्टाओं का अपने आप रुक जाना ही स्तंभ सात्विक अनुभाव हो गया, ठीक है। सात्विक अनुभाव किसे कहते हैं? तो सत्व के योग से उत्पन्न आंगिक चेष्टाएं ही सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। सत्व के योग से उत्पन्न आंगिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? सात्विक अनुभाव। आगे बढ़ेंगे। कुंडलियां किन छंदों से मिलकर बना है? कुंडलियां किन छंदों से मिलकर बना है? तो दोहा और रोला। कुंडलियां दोहा और रोला नामक छंदों से मिलकर बना है। प्रथम 2 चरण दोहा के होंगे, ठीक है। प्रथम 2 चरण दोहा के होंगे और अंतिम 4 चरण रोला के। प्रथम 2 चरण दोहा के और अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं कुंडलिया छंद में। छप्पे किन छंदों से मिलकर बना है? छप्पे किन छंदों से मिलकर बना है? तो रोला और उल्लाला नामक छंदों से मिलकर बना है। छप्पे रोला और उल्लाला नामक छंदों से मिलकर बना है। छप्पे एक विषम मात्रिक छंद है। छप्पे एक विषम मात्रिक छंद है। छप्पे एक विषम मात्रिक छंद है। आवेगों से विपुल विकला शीर्ण शय्या कृशांगी, चिंता दगदा व्यथित हृदया, शुष्क ओष्ठा अधीरा। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो निम्न पंक्तियों में है मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता छंद। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें ना पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें ना पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो इन पंक्तियों में छंद है द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित एक वर्णिक छंद है। द्रुत विलंबित क्या है? एक वर्णिक छंद है। इसके अलावा मंदाक्रांता भी एक वर्णिक छंद था, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं। द्रुत विलंबित में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, ठीक है। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं द्रुत विलंबित नामक वर्णिक छंद में। दोहा किस प्रकार का छंद है? दोहा किस प्रकार का छंद है? तो दोहा एक मात्रिक छंद है। दोहा एक मात्रिक छंद है। तो इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं होती है और सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। विषम चरणों में यानी पहले और तीसरे चरण में, ठीक है। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और सम चरण हो गया दूसरा और चौथा चरण में, विषम चरण यानी पहले और तीसरे चरण, ठीक है। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है दोहा में, ठीक है। और सम चरणों में 11 मात्राएं होती है और सम चरण कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा चरण को सम चरण कहा जाता है। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करीबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करीबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। में छंद का नाम हमें बताना है। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें है सोरठा छंद। इसमें है सोरठा छंद। और इसमें किस प्रकार मात्राएं होती है? तो 11-13 करके मात्राएं होती है।
11 13 करके मात्राएं होती हैं। विषम चरणों में 11 11 मात्राएं होती हैं पहले और तीसरे चरण में, एवं सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती है अभी बताया। सोरठा के विषम चरणों में 11 11 करके मात्राएं होती है तथा यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। सोरठा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। सोरठा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आ जाए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। निम्नलिखित दोहे में कौन सा अलंकार है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोवर बढ़ जाई, घटत घटत सुन फिरी घटे बरू समूल को मिलाई। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोवर बढ़ जाई, घटत घटत सुन फिरी घटे बरू समूल को मिलाई। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। इसमें है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का अर्थ क्या हुआ। जहाँ पर उपमेय और उपमान में अंतर कर पाना मुश्किल हो। उपमेय और उपमान में अंतर दर्शाना लगभग असंभव हो, वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। दोनों मतलब बराबर ही माने जाते हैं, उपमेय और उपमान। आगे, 100 शिव धनु मृणाल की नाई, तुरहु राम गणेन गोसाई। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उपमा का अर्थ क्या हो गया। तुलना। जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती हो। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इनमें कौन सा अलंकार है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो इसमें है अतिशयोक्ति अलंकार, अर्थात किसी भी चीज़ को अत्यंत ही बढ़ा चढ़ाकर तारीफ करना, वही अतिशयोक्ति अलंकार। मतलब असंभव सी बात करना एक तरह से। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, बनो नील मणि सैल पर आतप परियो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सैल पर आतप परियो प्रभात। निम्न में कौन सा अलंकार है। तो इसमें है श्लेष अलंकार। इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, श्लेष तो इसमें है नहीं, इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या, जहाँ पे संभावना की बात की जाए, अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ क्या हो गया। संभावना। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ क्या हो गया। संभावना। जहाँ पे मानो, मनो, जनु, इस तरह के जो शब्द आते हैं ना, जिन पंक्तियों में संभावना की एक भावना का पता चले हमें, वहाँ पे क्या हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पे संभव की बात की जा रही हो। अगला प्रश्न है, रहीमत पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। निम्न में कौन सा अलंकार है। तो इसमें है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार अर्थात जहाँ पे एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो। ठीक है, श्लेष का अर्थ क्या हो गया। एक ही शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, वहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाता है। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। तो श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित पंक्ति किस रस का उदाहरण है। बालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानी, लंक लिलबे को काल रसना परारी है। बालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानी, लंक लिलबे को काल रसना परारी है। इसमें कौन सा रस है। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इसमें है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा। तो भय। ठीक है, भय। निम्नलिखित पंक्ति किस रस का उदाहरण है। हा इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। इसमें कौन सा रस है। निम्न पंक्ति में कौन सा रस है। तो इसमें है
करुण, करुण रस। निम्न पंक्ति में है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक। करुण रस का स्थायी भाव हो गया शोक। निम्नलिखित पंक्ति किस रस का उदाहरण है? संदेश देवकी सो कहिए, हो तो धाम तिहारे सूत की कृपा करत ही रहियो। संदेश देवकी सो कहिए, हो तो धाम तिहारे सूत की कृपा करत ही रहियो। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा स्नेह। वात्सल्य रस का स्थायी भाव हो गया स्नेह। अगला प्रश्न है, मानव हृदय के अंतःकरण में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मानव हृदय के अंतःकरण में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। ठीक है, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। निम्न में से किस काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार है? निम्न में से किस काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार है? तो पीपर पात सरीस मन डोला, इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। पीपर पात सरीस मन डोला, इसमें उपमा अलंकार है। निम्न विकल्पों में रूपक अलंकार का उदाहरण हमें बताना है, तो इसमें है रूपक अलंकार, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। पीपर पात सरीस मन डोला, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, निर्मल तेरा अमृत के सम उत्तम है। इसमें रूपक अलंकार है निम्न पंक्ति में, तो एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। हिंदी भाषा के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है छत्तीसगढ़ी बोली। तो आज का अंतिम प्रश्न हो गया। तो ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है ब्रज भाषा। ठीक है, तो आज के इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।